बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर सच है कि हम जहाँ हो सके हर एक को करना चाहिए, हम रहनुमाई करें, हम रास्ते दिखाएं आने वालों को, आवाम को, छोटों को। मगर जैसा मैं कह रहा था, वो सियासी रहनुमा, राजनीतिज्ञ बनने की ज़रूरत कभी नहीं की। लद्दाख ने मांग की डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन, लद्दाख ने मांग की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल के अंदर, क्योंकि ऐसा ही वादा किया गया था। और लद्दाख ने मांग की कि हमारे नौजवानों की रोज़गार जो फंसी पड़ी है उसे बहाल किया जाए। ठीक। तो ये जो डोमिसाइल की बात है, ये तीसरे बिंदु पर एक नतीजा निकला है। तीसरे बिंदु इसलिए कि दोनों तरफ ने ये कहा, लद्दाख के रहनुमाओं ने और सेंटर ने भी, कि हम पहले जो आसान है और जो सबसे ज़रूरी है जल्दी करना, उसको निपटाते हैं। तो उन्होंने रोज़गार को आगे बढ़ाने के जो फंसा हुआ है, इसके लिए एक डोमिसाइल का ऑप्शन चुना। मैं ज़ाती ख्याल ये रखता हूँ कि अगर वो स्टेटहुड या डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन या 6 शेड्यूल पहले कर लेते, अभी तक 4-5 साल नहीं रुकते, तो रोज़गार खुद ही उस स्टेट में हो जाता या उस यूटी विद असेंबली में ही हो जाता। वही सरकार अपने फैसले करते कैसे रोज़गार हो, रुकना नहीं पड़ता। अब सोनम वांगचुक 1988 बहुत पुराना वक्त है। उस पुराने वक्त से लेकर आज साल 2025 मेरे साथ सोनम वांगचुक है। और अगर मैं इनके अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ूं तो ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, फ्रीडम पैकार्ड अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, रियल हीरोज अवार्ड, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे इंपॉर्टेंट रैमन मैगसेसे अवार्ड। ये सब कुछ इन्हें मिला है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 5 सालों से जो काम सोनम वांगचुक लेह और करगिल में कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। क्या नेता बन रहे हैं सोनम वांगचुक? एक एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट से जुड़े हुए, जिन्होंने लेह और करगिल की जो तालीम है उसको एक नई शक्ल और नई सूरत दी, जिन्होंने लेह के एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। और हमारी कई वीडियोस में आपको नजर आएगा कि लेह के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितना बेहतरीन पढ़ते हैं। सेकमॉल का एक मूवमेंट यहां पे लॉन्च किया। उस स्कूल में अगर आप जाएंगे तो जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम ख्वाब में देखते हैं कि ये मुमकिन है, वो इन्होंने मुमकिन कर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया दिनेश। नेता बन रहे नेता, हाँ, नेतृत्व करना तो अच्छी बात है। जब मैं बड़े के तौर पे छोटों को हाथ थाम के रास्ता दिखाता हूँ तो वो भी नेतृत्व है। बदकिस्मती से आजकल नेतागिरी बदनाम हो गई है। तो नेता सिर्फ सियासत में ही नहीं, ज़िंदगी में कहीं भी आप किसी को रास्ता दिखाएं तो आप रहनुमाई कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में भी सबसे बेहतरीन काम है दुनिया का, मतलब ये तो बुद्ध का काम है, मगर किया इतने गलत तरीक़ों से लोगों ने कि आज ये सबसे बड़ा बदनाम तरीका बन गया है। तो मुझे पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस करने में तो कोई खामी नहीं नज़र आती, मगर पॉलिटिक्स जिसे आप पार्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे मैं थोड़ा दूर और थोड़ा ऊपर रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कहा कि सियासत से आप दूर रहते हैं, तो मेरे पास जो थोड़ी डिटेल है जी जरूर। लद्दाख की ऑटोनॉमी को लेकर आपने प्रोटेस्ट किए 26 जनवरी 2023 से, कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर जो है वो लद्दाख के ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद आप 6 शेड्यूल की मांग भी कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और उसके बाद आपने एक फास्ट एंड डेथ खारदुंगला पास के पास, बहुत मुश्किल जगह, वहां पर आपने वो सब कुछ किया। उसके बाद आपको रोका गया, नहीं हो सका। मार्च 2024 में आपने एक फास्ट एंड टू डेथ शुरू किया इस डिमांड के लिए कि हमको संवैधानिक सेफगार्ड्स चाहिए यूनियन टेरिटरी के लिए। इंडस्ट्रियल और माइनिंग लॉबीज से आपने कहा कि मैंने लद्दाख को बचाना है। फिर 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट हंगर स्ट्राइक भी आपने शुरू की स्टेटहुड के लिए। यूनियन टेरिटरी लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए 6 शेड्यूल के साथ में। 30 सितंबर 2024 पैदल आप निकले लद्दाख से दिल्ली की तरफ, और यकीन मानिएगा मैं कैमरे की आंख से आपको देख रहा था तो कई बार यकीन नहीं आता था कि उस कड़ाके की ठंड में,
उस भयंकर मौसम में कई जगहों पर आप रुकते थे, बारिश ज़बरदस्त हो रही है, और वो नौजवान बच्चे और उसके अलावा बुजुर्ग जो सब आपके साथ चले उस वक्त, और आप दिल्ली पहुंच गए। लेकिन सिंघू बॉर्डर के पास आपको गिरफ्तार किया गया और फिर 2 अक्टूबर 2024 को आपको रिलीज किया गया। तो इस सारे में देखने को ये मिल रहा है कि इस पूरे पीरियड के दौरान जितना भी आपका ये एक्टिविज्म रहा है, ये एक्टिविज्म कम और आप पर आरोप ये है कि ये राजनीति ज्यादा है। अब आप राजनेता बनना चाहते हैं क्योंकि सेक्मॉल के जरिए आप एक बड़ा फिगर तो लेख का बन चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि लद्दाख में आप इतना बड़ा फिगर बन जाएं कि आपसे बड़ा कोई दूसरा फिगर लद्दाख में हो ही नहीं। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर सच है कि हम जहाँ हो सके हर एक को करना चाहिए, हम रहनुमाई करें, हम रास्ते दिखाएं आने वालों को, आवाम को, छोटों को। मगर जैसा मैं कह रहा था, वो सियासी रहनुमा, राजनीतिज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिमालय को और ख़ासकर लद्दाख को, जहाँ की जो माहौल है, पर्यावरण है, वो बहुत ही संवेदनशील है, डेलिकेट है, उसे बचाने के लिए लोगों को जगाते हैं, सरकार से आप दलील करते हैं, वकालत करते हैं कि ये किसी के हित में नहीं होगा, अगर आप इसे नहीं बचाते हैं तो न तो यहाँ के लोग जी पाएंगे, न कोई और जो इसका फ़ायदा लेना चाहे उसे कोई फ़ायदा होगा दूर दराज के वक्त में। और फिर सारे देश को जो पानी यहाँ से जाता है, यहाँ के ग्लेशियर से, वो भी आप ख़तरे में डाल रहे होंगे। तो ये जागृति, अवेयरनेस लाना सियासत नहीं है, ये तो अवेयरनेस है, या जैसा मैं कह रहा था ये लीडरशिप है, मगर पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पॉलिटिक्स होता, और वो भी पार्टी पॉलिटिक्स, तो मुझे इस उम्र तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो थालियों में कब से भेंट किया गया है, मतलब गिफ्ट किया गया है, आप आइए, तो मैं नहीं गया हूँ, तो अब आने की क्यों ज़रूरत है? शायद अब असर हो रहा है लोगों पर, तो इसलिए जो इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, जिन को तकलीफ हो रही है, वो शायद ऐसा कहेंगे कि आप इसलिए राजनीति में नहीं आएंगे, ये बात पक्की नहीं। बिल्कुल, राजनीति पर मैं असर ज़रूर डालना चाहूँगा क्योंकि उसी से देश चलता है, दुनिया चलती है, मगर मैं खुद किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। बिल्कुल नहीं आऊँगा। लेकिन सोनम जी, ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी हमने, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अरविंद केजरीवाल बोले, उमर अब्दुल्ला लेटेस्ट बोल गए, कहा जी सवाल ही पैदा नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। कई और लोग बोले ये राजनीति में तो हम नहीं उतरेंगे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें देश ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, या जिस प्लेटफॉर्म के जरिए उनका एक कद बना, बाद में उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और राजनीति में उतरे, और फिर राजनीति में अपने उतरने को जस्टिफाई किया। नहीं, जो उतरे उनसे मुझे कोई गिला नहीं है। अगर उन्हें दिखा कि यही बेहतरीन तरीका है, राजनीति कोई बुरी वो नहीं है, राजनीति किसी दुश्मन मुल्क का कोई काम नहीं है, राजनीति सबसे पाक, सबसे बेहतरीन काम है। तो जिन्होंने ये चुना उनका मुझे कोई गलत नहीं दिखता है, उन्होंने देखा होगा यही तरीका है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब पूरे अवाम को इल्म या अवेयरनेस देना चाहता हूँ, तो किसी एक गुट में जब आप चले जाते हैं तो फिर आप किसी एक के हो जाते हैं, औरों के नहीं। जबकि मैं सबके साथ, सबको, कोई भी पार्टी हो, जैसे अभी तक हमने जो भी नौजवानों को अवेयरनेस दी या उन्हें ट्रेन किया है, ग्रूम किया है, वो जाके आगे राजनीतिक भी बनते हैं। बल्कि मैं कहूँगा सेक्मोल से आए हुए स्टूडेंट्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड बने हैं, मगर किसी एक पार्टी के नहीं बने हैं। वो बीजेपी के हेड भी बने हैं, वो कांग्रेस के हेड भी बने हैं, वो आम आदमी के हेड भी बने हैं। तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे लोग आएँ, अच्छी खेल खेलें, अच्छी राजनीति करें और सबका अच्छा हो, इसलिए मैं खुद को किसी एक से जोड़ना नहीं चाहूँगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी केंद्र सरकार ने अपेक्स कमेटी के साथ बातचीत करके डोमिसाइल का एक कानून लाया है। डोमिसाइल के कानून के साथ में कुछ और चीज़ें भी आई हैं। क्या आप उससे, जो कानून आया है, क्या आप उस कानून को ठीक मानते हैं? और क्या अभी भी आपको लगता है कि आप 6 शेड्यूल की मांग को लेकर जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट करते रहे हैं, जिस तरीके से लड़ते रहेंगे, अब लड़ते रहेंगे? तो इसे सही पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव सही हो। लद्दाख ने मांग डोमिसाइल की कभी नहीं की। लद्दाख ने मांग की डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन,
लद्दाख ने मांग की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल के अंदर, क्योंकि ऐसा ही वादा किया गया था। और लद्दाख ने मांग की कि हमारे नौजवानों की रोजगार जो फंसी पड़ी है उसे बहाल किया जाए। ठीक। तो ये जो डोमिसाइल की बात है, ये तीसरे बिंदु पर एक नतीजा निकला है। तीसरे बिंदु इसलिए कि दोनों तरफ ने ये कहा, लद्दाख के रहनुमाओं ने और सेंटर ने भी, कि हम पहले जो आसान है और जो सबसे ज़रूरी है जल्दी करना, उसको निपटाते हैं। तो उन्होंने रोज़गार को आगे बढ़ाने के जो फंसा हुआ है, इसके लिए एक डोमिसाइल का ऑप्शन चुना। मैं ज़ाती ख्याल ये रखता हूँ कि अगर वो स्टेटहुड या डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन या 6 शेड्यूल पहले कर लेते, अभी तक 4-5 साल नहीं रुकते, तो रोजगार खुद ही उस स्टेट में हो जाता या उस यूटी विद असेंबली में ही हो जाता। वही सरकार अपने फैसले करते कैसे रोजगार हो, रुकना नहीं पड़ता। अब रुका लंबे वक्त तक, ये अपने आप में एक सच्चाई है। उसको निपटने के लिए हम जल्दी में ये कर रहे हैं। तो इसे एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, टेम्पररी मेजर की तरह देखें तो मुझे इतराज़ नहीं है। जैसा हमारे लीडर्स, जैसा उस नोटिफिकेशन में लिखा है, दिस इज़ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन जॉब्स। अगर इस पे हम सिंसियर हैं, हमारे नेता और सेंटर के सिंसियर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लीडर्स वो हैं जो अपने बात पे कायम रहते हैं। तो हमें पहली बात तो उम्मीद है कि जो हमारे लीडर्स, जो दुनिया में सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं, वो अपने ज़ुबानों के पक्के होंगे। और एक तो जो 6 शेड्यूल का उन्होंने ज़ुबान दिया था वो पूरा करेंगे, और अभी जो ज़ुबान हमें दे रहे हैं कि ये डोमिसाइल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए टेम्पररी मेजर है। नहीं, 15 साल का डोमिसाइल। नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, बट आई एम ओके टू लिव विद इट एज ए टेम्पररी मेजर, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि जो असली सॉल्यूशन आने वाला है वो वक्त पे। यानी आप 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी, हम ये तीनों मांगे हैं आपकी। पर एपेक्स कमेटी ऐसा लग रहा है थोड़ी ढीली हो गई है जब ये डोमिसाइल का कानून आया है, क्योंकि आप बात करते हैं एपेक्स कमेटी के मेंबरान के साथ, तो वो कहते हैं कि हाँ वो तो हमारी मांगे हैं, लेकिन फिलहाल ये हो गया है। हाँ, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा ये दिलाया गया है कि उस पर हम पूरा बात करेंगे और फैसले भी देंगे, मगर पहले ये हम सुलझा लेते हैं। अब भरोसा दिया है तो भरोसा करने वाले गुनाह नहीं करते हैं, भरोसा तोड़ने वाले गुनाह करते हैं। हमारी उम्मीद है कि भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उन्हें जो भरोसा दिलाया गया है कि ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए है, टेम्पररी है, आपका असली मुफाज़ात, सेफगार्ड्स आने वाला है, तो उस भरोसे में ये गलत नहीं है। तो आप इसका मतलब इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि केंद्र सरकार जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर अभी तक फैसले लिए हैं, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भी वादा किया था कि आपको स्टेटहुड दे दिया जाएगा, और अब उस स्टेटहुड का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा, और पहलगाम के बाद तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब भूल ही जाइए, अब स्टेटहुड कोई आपको मिलेगा। तो अगर जम्मू कश्मीर के मामले में राष्ट्रहित बीजेपी की सरकार को केंद्र में ये कहता है कि स्टेटहुड नहीं देना है, हाउ आर यू सो श्योर कि इन द केस ऑफ लद्दाख इट विल बी एन एक्सेप्शन और आपको स्टेटहुड दे दिया जाएगा? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे लीडर्स हैं, वो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो अपनी जुबान के पक्के होंगे, और कश्मीर को भी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं एजिटेट कर रहे लगातार, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, भरोसे को पूरा करने के लिए लोगों को भी अपना हिस्सा निभाना पड़ता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड बहाल की जाएगी, और वो एक सोल्यूशन होगा। जम्मू कश्मीर को स्टेट ना देना ये सोल्यूशन नहीं होगा, ये फर्दर प्रॉब्लम होगा। तो समझदार जो हमारे लीडर्स हैं, वो स्टेटहुड मतलब डेमोक्रेसी बहाल करना है, वही दर्जा जो सबको नसीब है वही देना है। तो मुझे भरोसा है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के लोगों ने भी कोई गुनाह नहीं किया है कि वो डेमोक्रेसी से डिप्राइव्ड रहें। तो उन्हें भी अगर फुल स्टेटहुड नहीं तो यूटी विद लेजिस्लेचर, इसके साथ तो वो नवाजेंगे, ये मुझे यकीन है। और इसीलिए
मुझे ये भी यकीन है कि जो डोमिसाइल का ये जो सेटअप है वो अभी के लिए ठीक है, हमारे लीडर्स ने ठीक समझा तो ठीक है, क्योंकि उन्हें ये भरोसा दिया गया, और भरोसे को बराबर करना हमारा भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना लीडर्स का है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना, माँ क्या नहीं चाहती कि उसका बेटा या बेटी खुश रहे, बड़े, तो वो भी तो दूध देना भूल जाती है जब बच्चा रोए नहीं। तो बच्चे का रोना भी ज़रूरी है कि माँ को याद आए कि हाँ, इसे दूध देना था, मैंने वादा किया था, मैं दूध दूंगी। तो फिर ये दोनों तरफ का है, हमें रोना भी होगा जब ज़रूरत पड़े याद दिलाने के लिए। तो ये रोना ही है वो मुहिम, वो मूवमेंट, वो एजिटेशन जो हमें सरकार को, डेमोक्रेसी इज़ ए गिव एंड टेक, ए प्रोसेस ऑफ डिमांडिंग एंड प्रोवाइडिंग। तो मुझे इसी बताइएगा कि आगे काउंसिल के चुनाव भी आने वाले हैं जी, अगर तब तक ये 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन, अगर ये तमाम चीजें नहीं होती तो क्या बीजेपी डोमिसाइल को बेच पाएगी लेह और करगिल में लोगों को कि देखिए हमने ये कर दिया, हम वो भी कर देंगे, आप हमको वोट दीजिए? जी, तो इलेक्शंस जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मौका भी हथियार भी है लोगों के पास, और तो क्या है, इलेक्शंस ही हैं। तो जो आने वाले चुनाव हैं हिल काउंसिल के, जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं, वो सबसे बड़े हमारा मंच है जिससे कि हम सरकार से अपना सौदा कर सकते हैं। तो जो भी होगा, जो भी देने वाले हैं, उन्हें इस इलेक्शन से तो पहले ही देना होगा, ये उनके मुफात, उनके हित में भी है। नहीं देंगे तो उन्हें पॉलिटिकल लॉसेस होंगे यहाँ पर, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुए। और मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई पार्टी इलेक्शन में हारे, ऐसा। मैं तो चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें यूटी दिया है उनका हम शुक्रगुजार हो पाएं, ऐसा वो करें कि हम उनको मतलब सर पे उठा पाएं। मगर अगर वो अपने वादों को भी पूरा नहीं करते और उस वक्त तक, अक्टूबर तक कुछ नहीं देते हैं, तो बदकिस्मती से उन्हें नतीजे हम इलेक्शन के जरिए हमें देना पड़ेगा। लेकिन सोनम जी, जब मैं बात करता हूं सरकार से या सरकार के लोगों से, वो कहते हैं 3 लाख की आबादी, और 3 लाख की आबादी कहती स्टेटहुड दो, 3 लाख की आबादी कहती लेजिस्लेचर दो, 3 लाख की आबादी कहती है 6 शेड्यूल दो, जबकि हमने ऑलरेडी सफिशिएंट सेफगार्ड्स उनको दे दिए हैं। तो मतलब एज समवन हु हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी आल्सो, आपको लगता है फीजिबल है कि 3 लाख की आबादी को आप स्टेट दें? फिर तो हर छोटे छोटा डिस्ट्रिक्ट कहेगा हमको स्टेट बना दो। नहीं, हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। लद्दाख एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, ये एक फुल फ्लेज्ड किंगडम था। 1834 से पहले जब इसे ज़बरदस्ती जम्मू में मिलाया गया, उससे पहले ये एक हिमालयन किंगडम था, जैसे भूटान है, जैसे तिब्बत था। तो ये कोई आबादी की बात नहीं है। आप देखिए दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो 5 लाख से भी कम उनकी पूरी वो हैं, और वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो ये आबादी की बात नहीं है। और आबादी की बात करें भी तो जैसे सिक्किम स्टेट बना, फुल फ्लेज स्टेट बना। जब वो स्टेट बना तब उनकी आबादी 2,40,000 थी। तो 2,40,000 के साथ अगर स्टेट बन सकता है, गलत नहीं था, क्योंकि सिक्किम का अपना एक आइडेंटिटी था जिस तरह से वो भारत में शामिल हो रहे थे। तो लद्दाख ने बिना शर्त के भारत में शामिल होना चूज किया 47-48 में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखा तो उनको ये हक भी न दें। तो 2,40,000 पे जब सिक्किम बना तो 3 लाख पे लद्दाख क्यों नहीं बने। और जहाँ तक 6 शेड्यूल की बात है, वहाँ तो कोई आबादी की बात है नहीं। ये ज़रूर है कि 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त के आसाम के खित्तों के लिए बना था। मगर वादा जब हमसे किया 2019 में, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनट्स में आपको मिलेंगे या आपको इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में मिलेंगे, तो उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा ना तब वादा। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे आपने कहा वादा, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने नॉन वायलेंट, आपने फास्ट भी किया, मार्च भी किया, आपने कैंपेन्स भी आपने लॉन्च करी, सब कुछ किया आपने। दिल्ली सुन रही है क्या? बिल्कुल सुन रही है। और कोई भी चीज फिर भी अब नाराज है? नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं है। नाराज नहीं है। आपके पोस्ट पढ़ के तो यूं लगता है कि आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा,
और जितना भी क्यों सुन रहे ऐसा हैं, कोई पोस्ट नहीं? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सुनेंगे या सुनने पे मजबूर होंगे। but you are exercising your democratic right to बिल्कुल decide. बिल्कुल। एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, स्पेशली पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोसेसेस, टेक टाइम। उसमें वक्त लगता है, और हम वक्त तो क्या तो लद्दाख जिंदगी देने को तैयार हैं। लद्दाख के कुछ लीडर कहते हैं कि ये जो कुछ सोनम कर रहे हैं वो बेसिकली जो लद्दाख के सबसे बड़े फिगर रहे हैं रिनपोचे, ये उनसे ऊपर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहूंगा मैं ऊपर? मुझे कोई शौक नहीं है किसी से ऊपर। क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि तालीम के मामले में सेकमॉल लाया है उन्होंने, ऑल्टरनेटिव्स, ये उसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में जो लेवल ऑफ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें हैं। और वो ये भी बहुत हद तक कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स के ऊपर, लद्दाख में जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके ऊपर ज़बरदस्त असर है सोनम वांगचुक का। वो दाएं कहें तो वो दाएं चले जाते हैं, वो बाएं कहें तो बाएं चले जाते हैं। इज दैट रियलिटी? वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कभी उन्हें दाएं नहीं ले जाऊंगा, जबकि उन्हें जाना बाएं चाहिए। मैं उन्हें वही राह दिखाऊंगा जो उनके मुफाद, But you उनके believe हित that में हो। youngsters listen to you? They see you as an inspiration. They read your posts, they see your videos. मतलब आपका एक वीडियो आता है, it goes like wildfire. एकदम से सारे लद्दाख के ग्रुप्स में मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा। And you talk to any Ladakhi boy or a girl, वो आपको बोलेंगे कि मतलब मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मुझे ये चीज़ें असर नहीं करती हैं, करते हैं और उनसे उनको कुछ फ़ायदा होता है, अच्छी बात है। मेरा ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इन सब को ऐसे हालत में लाऊं और फिर यहाँ जाऊं, मेरे लिए ये बने। अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा फिगर, सबसे या पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन, तो फिर मैं क्यों ना करता। जैसे अभी जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए हैं, उसमें हर एक पार्टी मेरे पास आए हैं। बीजेपी के नेशनल सीनियर मोस्ट लीडर्स ने मुझे कहा, अगर आप हमारे इसमें आना चाहते हैं तो बताइए, आपका बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य होगा। हाँ, तो मैंने कहा मैं शुक्रिया जो आपने ये सोचा, मगर मैं लद्दाख और हिमालय के पर्यावरण को बचाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरी आवाज़ बची रहे तो बेहतर होगी, मगर हाँ, आप एक अच्छे किसी को ज़रूर चुनिएगा। उसी तरह कांग्रेस से आए, उसी तरह आम आदमी पार्टी से आए, मैं किसी में भी जा सकता था और शायद पार्लियामेंट में जाके मिनिस्टर वगैरह बन सकता था। और शायद अगर मैं ये जो मूवमेंट कर रहा हूँ वो बंद कर दूँ कहना, तो शायद पद्म भूषण वगैरह वगैरह भी शुरुआत पद्मश्री से होती है, पद्म भूषण बाद। जी जी जी, तो वो भी हो मुझे ये क्या नहीं पता है कि मैं ये ना कहूँ तो ये मिलेगा, ये कहूँ तो वो मिल जाएगा। तो फिर क्यों नहीं लिया है मैंने? कुछ भी नहीं लिया है मैंने। लिया है तो गिरफ्तारी लिया है मैंने, लिया है मेरे पद्मश्री तो एफआईआर की शक्ल में आएंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे सोनम जी ये बताइएगा कि कभी सोचा था लाइफ में जब आप एज अ स्टूडेंट थे या सेकमॉल में मेहनत कर रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर यू हैड वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स विद द डिप्टी कमिश्नर जब आप सेकमॉल में काम कर रहे थे, तो कभी सोचा था जिंदगी में एफआईआर भी लगेगी? नहीं, सोचा नहीं था, मगर नहीं सोचना है ऐसा भी नहीं सोचा था। जो भी आए, आप किसी मकाम पे जा रहे हैं, आपका नज़र मंजिल पे है, उसके रास्ते में आपको दरिया आएगी, आपको चट्टान आएगी, तो ये सब जो भी आते हैं ये सब वही दरियाएं, कांटे, चट्टान हैं जिनको लांघते हुए आपने जाना है, अपनी आगे बढ़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस वक्त की जो लद्दाख की लीडरशिप है, क्या आप उसमें विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि लद्दाख को नई आवाज़ों की, नए लीडरों की ज़रूरत है जो लद्दाख के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, लद्दाख की नीड्स एंड डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए और लद्दाख के आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बात करें, या आपको लगता है कि जो है वो ठीक है? लद्दाख का जो लीडरशिप रहा है अभी तक, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उन्हें बहुत इज्जत करता हूँ। आप सोचिए, जब पूरे देश दुनिया में लोग बेच देते हैं अपने ईमान को, अपने लोगों को, मफाद को, यहाँ के लीडर्स आप देखेंगे उनका ना कोई घर है, ना कोई बड़ा प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, असूलों पे चले हैं। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ लद्दाख की इस सीनियर लीडरशिप ने ही लोगों को रास्ता दिखाया है कि आप खुद को इतना सस्ता या हल्का न बनाएं कि आप बेच दें। फिर भी ऐसे कुछ होते हैं, मगर बिक गया होता अगर ऐसे लीडर्स नहीं होते जैसे हैं। अब आपकी बात सही है कि हर लीडर का एक वक्त आता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं,
80 की या 70 की उम्र होती है, तो वो छोटों को दें, और छोटे भी ऐसे आएं जो निस्वार्थ हों, सेल्फलेस हों, अपने किसी मफाद से पहले कौम का और इलाके का मफाद रखें। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ऐसे नौजवान लीडर्स आगे आएंगे, और ये जो बड़े हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल किया, लद्दाख अगर अभी तक इस तरह बचा है तो इनका शुक्र है कि इन्होंने रास्ता ऐसा दिखाया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही परंपरा, यही रिवायत चलती रहेगी। जैसे आपने कहा रिवायत चलती रहेगी, आपके पास विजन है और आपका विजन बिल्कुल दिखता है। आप हायल चले जाएं, सेकमॉल चले जाएं और उसके बाद आपके स्टूडेंट्स से मिलें, किसी भी जगह आपके स्टूडेंट्स से मुलाकात हो तो समझ में आता है कि इसकी कहीं कोई अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है और बहुत अच्छे माहौल में इसको पढ़ाया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक लीडर के तौर पर जब आप मूवमेंट्स लीड कर रहे हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर जब आप सब कुछ लीड कर रहे हैं, तो वक्त नहीं आया कि दैट यू शुड ऑल्सो डिग इन, यू शुड ऑल्सो मूव आउट ऑफ योर ये जो आपका कंफर्ट चैम्बर्स है, इनसे बाहर निकलिए, आप राजनीति में आप उतर आइए। कंफर्ट राजनीति में है, मैं तो कांटों पे हूँ। मैंने चूज किया है कि मैं कांटों पे रहूं मगर रास्ता दिखाऊं। राजनीति पे तो सिंहासन है, मेरे लिए सारे कंफर्ट्स होंगे अगर मैं जाना चाहूं। मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। कोई कंफर्ट दूर नहीं है। अगर मैं आज ही कहूं कि मैं इन चीज़ों पे उतरने के लिए तैयार, तो कंफर्ट यहाँ नहीं है। कांटों पे चलना कंफर्ट नहीं है। अगर आप किसी तरफ ना हों और नॉन अलाइंड चलें तो बहुत रास्तों में, जैसा कह रहे थे, कांटे आएंगे, दरियाएं आएंगे, चट्टानें आएंगे। तो डिस्कम्फर्ट में रहना मैंने चूज किया है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि मैं अपना रास्ता बनाता चला गया, वो दूर से तमाशा देखते रहे। तो मामला यही है कि आप अपना रास्ता बना रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने एक और बात कही थी कि लद्दाख पिघल रहा है, क्या मतलब था? वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, तमाम एनवायरमेंटलिस्ट परेशान हो गए थे। और मुझे ये भी याद है कि जहाजों में एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पे लैंड करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीवी भेज दी, देखो कहाँ मेल्ट हो रहा है। तो लद्दाख कहाँ मेल्ट हो रहा है? यू आर सेइंग लद्दाख इज मेल्टिंग, सो व्हाट आर द साइंस? जी, हर तरफ आपको दिखेगा अगर आप देखना चाहें तो। जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स गांव तक या नीचे तक आते थे, आज वो दिखते भी नहीं हैं। यहीं खारदुंगला आप जाते, अगर 30 साल पहले जाते तो ऐसे ग्लेशियर्स थे जिस पर से हाईवे को ब्रिज बनाकर, पुल लगाकर, ग्लेशियर के ऊपर पुल, कोई नदी, कोई बहता पानी नहीं था, बर्फ की दरिया के ऊपर से पुल। आज न वो पुल हैं, न वो ग्लेशियर है, किलोमीटर ऊपर चला गया है, और उसी के साथ वो पानी भी चला गया है जो दस्तयाब था तब। आज गांव-गांव में पानी की किल्लत है, कमी है, मगर शोर हंगामा नहीं मचा है। तो वो इसलिए नहीं मचा है क्योंकि आज बहुत से लोग खेती को छोड़ रहे हैं। खेती को छोड़ रहे हैं उसी वक्त जब पानी भी कम हो रहा है, इसलिए आपको किल्लत दिख नहीं रही है। अगर लोग पूरे खेती में ही लगे रहते तो पानी का आज हाहाकार मचा होता। अच्छा। तो ये कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, वरना बहुत पानी का कमी हो रहा है। और मैं आपको ये बताऊं, जो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसका सीधा ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी हरकतों से मेल है, जुड़ा हुआ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, मेरा कहना तो ज़बानी होगा, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो ग्लेशियर्स हाईवे के पास हैं वो ज़्यादा पिघल रहे हैं और वो जो दूर हैं वो कम पिघल रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है ना, हाईवे के पास से जो पोल्यूशन होता है, काला धुआं ट्रकों का, जो टूरिस्ट का, डीजल टैक्सीज का, वो उड़ के ग्लेशियर्स पे बैठता है और उन्हें काला करता है और वो पिघल जाते हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया है। तो अगर ट्रकों और टैक्सीज से, टूरिस्ट से इतना फर्क पड़ रहा है, तो कल को इंडस्ट्रीज आ जाएं, माइनिंग आ जाए, हर तरफ धुआं और धूल हो, तो ग्लेशियर्स तो ज्यादा नहीं बचेंगे। लेकिन फिर व्हाट इज द वे आउट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू हैव अ वाइब्रेंट एंड स्ट्रांग इकोनॉमी इफ यू वांट टू ड्राइव लद्दाख। So vibrant economy के लिए you need industry. Vibrant economy के लिए if you do not need industry, at least tourism industry होना चाहिए. तो वाइब्रेंट तब तक वाइब्रेंट है जब वो शाख नहीं है जिस पर आप बैठे हैं, आप उसी को काट के चूल्हा जलाएंगे। What's the alternative? तो हदों में जितनी चादर है उसके अंदर कीजिए, आपका
तिजारत, या फिर ऐसा तिजारत कीजिए जिसमें कि आप माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा तो रहे। इसका मतलब हो गया कि आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े आ रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े आ रहे हैं, डू यू कंसिडर देम थ्रेट और डू यू फील दैट दैट्स द ग्रीन सोल्यूशन? ग्रीन सॉल्यूशंस हैं, बशर्ते कि इस तरीके से किए जाएं जिससे कि नुकसान कम और फायदे ज्यादा हो। मैं तो फैन हूं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, बल्कि हाइड्रो का भी, जो लद्दाख जैसे इलाकों में उसके बहुत कम मनफी असर है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स impact हैं। जैसे सोलर, यहाँ पर 13 गीगावाट की बात हो रही है, जो दुनिया में सबसे बड़ी होगी। और अगर लद्दाख कौम को, देश को अपनी बिजली दे पाता है तो ये तो सबसे खुशी की बात है। इतना देश से हमने लिया है तो हम क्या बिजली अपना दें? हर लद्दाखी सर आंखों पे रखता है, मगर उसको करने का तरीका लद्दाख के लोगों को साथ लेकर, जैसे कहते हैं ना, सबका साथ और फिर सबका विकास। अब आपके बिना हम आपका विकास कराएंगे, उससे हमें डर लगता है। हमारे साथ कीजिए हमारा विकास। तो जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें लद्दाख के नुमाइंदे हों, रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो चाहे काउंसिलर्स हों या एमएलएज हों, आगे जाके उनके साथ बनाए हुए आप अगर मंसूबों पे काम करें तो क्यों नहीं? क्योंकि वो यहीं पले हैं, बड़े हैं और यहीं मरेंगे। तो वो ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे कि जिससे कि यहीं के लोग मरेंगे और बिजली जाएगी। तो बिजली जरूर लीजिए कि यहाँ के लोगों को भी खुशहाल कीजिए। तो ये जो चांगतांग में बन रहा है, उसमें लोगों को साथ नहीं लिएगा। अगर 6 शेड्यूल होता, अगर असेंबली होती, तो लोग भी उसमें मुलविस होते, साथ होते, सबका साथ होता। So you और believe सबका CEC विकास। has not been able to do his job well, क्योंकि जमीन तो पर इसका मतलब CEC असरअंदाज ज्यादा नहीं है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल तो जरूर है, लेकिन जो लेह की काउंसिल है जिसके पास सारी जमीन है, क्या वो फैसले नहीं कर पा रही या फैसले उन पर थोपे जा रहे हैं? देखिए, हिल काउंसिल को अगर ज़मीन का हक दिया गया है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अभी तक मैंने नहीं सुना कि हिल काउंसिल के कंसल्टेशन से, उनके ईसी मीटिंग से ऐसा हुआ है। हुआ होता तो लोगों को भी पता चलता, मगर होना ज़रूर चाहिए। और जैसा मैं कहता हूँ कि ये सोलर प्रोजेक्ट्स ऐसे जगहों पे बने जहाँ आपके पश्मीना के पास्चर्स नहीं हो। पश्मीना जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती रेशा है, वो वहीं उगता है जहाँ पर आपके सोलर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो ऐसे में आप ऐसे जगह दिखा सकते हैं जहाँ किसी को नुकसान ना हो, जहाँ एक बसा हुआ बस्ती न बिखरे और आपको बिजली भी मिले। तो ये करने की ज़रूरत है। तो मुझे बताइएगा कि सेकमॉल ने ट्रांसफॉर्म किया लद्दाख की एजुकेशन को, लेकिन अब आप स्कूलिंग जब देखते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग जो आज लेह में है, करगिल में है, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? डू यू सी दैट इट इज स्टिल ब्रोकन, या अब आपको लगता है बेहतर है? दोनों हैं। जैसा पहले था, जो खौफनाक नज़ारा आज से 20 साल पहले था, उससे तो हम बहुत दूर आए हैं। बहुत खूबसूरत बने हैं हमारे स्कूल, हमारे बच्चे आज बहुत अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। मगर उसके तुलना में, कंपैरिजन में, जो पहले हुआ करता था, जो डरावना मंजर, मगर जो बच्चों को नसीब होना चाहिए, व्हाट चिल्ड्रन डिजर्व, उससे हम अभी भी बहुत दूर हैं। बच्चों को जो नसीब होना चाहिए, उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तब हमारा देश एक बहुत खुशहाल देश बनेगा, जब यहाँ के बुनियाद पे बच्चे खुशहाल स्कूलों से निकले। वहाँ पहुँचने में बहुत दूरी है, मगर जहाँ से हम आए हैं वहाँ से बहुत 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 बेहतर हूँ। अच्छा, मान लीजिए अब अगर आपको एक मौका मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, तो आप क्या बात उनसे करेंगे और क्या वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि उनके नॉलेज में या उन तक पहुंचानी जरूरी है कि ये लद्दाख की जरूरत है, ये लद्दाख की मांग है? मतलब इट्स अ, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द प्राइम मिनिस्टर? सिर्फ लद्दाख की नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा। और पूरे देश की बात करते हुए मैं जानता हूं कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं जोर दूंगा कि अगर आप भारत को महान बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, तो भारत को एक अलग रास्ता दिखाना होगा पश्चिम से। वो तो पैसों और इंडस्ट्री का खेल में अपना तरक्की समझते हैं, जबकि भारत एक ऐसा अलग भविष्य दिखा सकता है जिसमें कि लोग कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहते हैं।
मैं बहुत इज्जत करता हूं जो प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया, जिसमें कि आप सादा जिंदगी जिएं और खुश भी रहें। भारत की परंपरा, हिंदुस्तान की जो रिवायत में सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि आप थोड़े से में खुश कैसे रह सकते हैं। तो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, ऐसी तरक्की का रास्ता आप दुनिया को दिखाएं। और इस रास्ते में जो लीडरशिप या जो आपको उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल है, वो दिल्ली और मुंबई से नहीं मिलेंगे, वो कलकत्ता और चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं मिलेंगे। वो आपको ज़्यादा मिलेंगे लद्दाख के पहाड़ों से, छत्तीसगढ़ के जंगलों से, अरुणाचल के जंगलों से, जहां आपकी मौलिक जिसे कहते हैं ओरिजिनल कल्चर, प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वो रहती है, जिसे आप इंडिजिनस पीपल या ट्राइबल पीपल कहते हैं। उनसे आपको सीखने की जरूरत है। डोंट अर्बनाइज द ट्राइबल्स, रादर ट्राइबलाइज द अर्बन्स। मैं ये कहता हूं, आज दुनिया को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो ये ट्राइबल लोग दिखा सकते हैं, जो पुराने भारत की परंपरा से जी रहे हैं, थोड़े में खुश रहने का। तो ये मैं उनको कहना चाहूँगा, इन्हें आप बचाइए। यही बचे हुए हैं कुछ मिसाल, और दिल्ली कलकत्ता को भी हो सके तो इनके जैसा ही सादा जीवन में ज़्यादा खुश ऐसे मिसाल आप दुनिया को दें। तो एक तो ये कहूँगा कि इंडिजिनस लोगों को आप सारा आंखों पे उठाइए और उन्हें मिसाल बनाइए, क्योंकि आज दुनिया भी, ये कोई मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कह रहा था, मगर इस साल जब COP16 हुआ कोलंबिया में एक कॉप यूनाइटेड नेशंस का होता है, उसमें उन्होंने ये कबूल किया पहले बिंदु की तरह कि इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर द स्टूवर्ड्स ऑफ नेचर, रखवाले हैं हमारे कुदरत के। तो वो दर्जा आप भी दीजिए और इन्हें आप महफूज रखिए। तो जो हम 6 शेड्यूल मांगते हैं, मैं कहूँगा कि सिर्फ लद्दाख को 6 शेड्यूल ना दीजिए, सबको दीजिए जो नाजुक पर्यावरण में है, जहाँ भी, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। 6 शेड्यूल या लोकल ऑटोनॉमी जिसे कहेंगे, खुद फैसले अपना कर सकें, वो आप कश्मीर को भी दीजिए, पंजाब को भी दीजिए, गुजरात को भी दीजिए। कश्मीर में कश्मीरियत हो तो अच्छी है, तो लोग अपनाएंगे अपने ज़मीन को। पंजाब में पंजाबियत हो तो अच्छी, ये कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल में बंगालियत हो, और फिर हिंदुस्तानियत हो। उन सब के ऊपर वो हिंदुस्तान सबसे मजबूत होगा जिसके लोग अपने जगह को अपनाते हैं। ये मैं उनसे कहने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोनम वांगचुक। एक सवाल अक्सर इनसे लोगों ने पूछा है, मैंने वो नहीं पूछा, 3 इडियट्स से जुड़ा हुआ सवाल, लेकिन अब उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो काम सोनम वांगचुक इस वक्त लेह में कर रहे हैं, अगर ये काम हर एक्टिविस्ट, हर एस्पायरिंग पॉलिटिशियन अपने अपने इलाकों में करना शुरू कर दे, तो यकीन मानिए कि चारों तरफ जम्मू कश्मीर जो है वो जन्नत बनेगा, लद्दाख जन्नत बनेगा, करगिल जन्नत बनेगा। और मैं ये भी आपको बताऊं, आप डोडा, रामबन, किश्तवाड़ की बात करें, जिस बर्बादी और तबाही से ये इलाका, एनवायरमेंटल बर्बादी और तबाही से इलाका गुजर रहा है, या जो तबाही बसोली, बन्नी के टॉप एरियाज में आ रही है, उस सब का इलाज जो है इसी शख्सियत के पास है, जिनका नाम सोनम वांगचुक है। और आपने सुन लिया इनसे कि मुझे सियासत करने का ना कोई शौक है, ना सियासत में मैं उतरूंगा, मगर हाँ, ये काम मेरा है कि जो सियासतदान जमीन पर हैं, जो लेह, करगिल और लद्दाख की मजमूई तौर पर बात करते हैं, उन पर असरअंदाज हो, ताकि वो तमाम पॉलिसीज लद्दाख के लिए बने, जिन पॉलिसीज से लद्दाख का क्लाइमेट, लद्दाख की इकोलॉजी और सबसे बड़ी बात लद्दाख की ग्लेशियर जिंदाबाद रहे।